हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फुल टॉस एजुकेशन में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं टॉप 20 क्वेश्चन शैक्षिक मनोविज्ञान के यानी कि एजुकेशनल साइकोलॉजी का, जो आपके सी टेट, यूपी टेट और खासकर सेकंड ग्रेड एग्जाम जो कि राजस्थान टीजीटी का है उसमें स्पेशली पूछा जाता है। और ये क्वेश्चन ऐसे इंपॉर्टेंट है जो बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए देर न करते हुए चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का, फिर अपनी चेतना का, और अभी वह एक प्रकार के व्यवहार को संजोए है। यह कथन किसका है? तो ध्यान देंगे, यह कथन जो है ये वुडवर्थ का है। वुडवर्थ ने ही बोला था कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपने आत्मा को परित्याग किया, फिर अपने मन को त्याग किया, फिर अपनी चेतना का, और अभी एक प्रकार के व्यवहार को संजोए हुए है। ठीक है, अब चाहे तो मैं इसके बारे में व्याख्या देख लेते हैं। तो देखिए, ये प्रसिद्ध कथन वुडवर्थ का है। अब देखिए, इसमें आपको एक बात समझनी है कि मनोविज्ञान के विकास के क्रम में सबसे पहले आत्मा का विज्ञान आया था। ठीक है, आत्मा के विज्ञान में अरस्तु थे, प्लेटो थे। उसके बाद मन का विज्ञान आया। मन का विज्ञान से रिलेटेड है पेम्पोलॉजी को, अगर ये पूछ देगा मन का विज्ञान किससे संबंधित है। फिर चेतना का विज्ञान है। चेतना में विलियम वुंट हो गया, विलियम जेम्स हो गया, इनको आप ध्यान रखेंगे। और अंत में जो 20वीं शताब्दी है, इसमें व्यवहार का विज्ञान। अब व्यवहार का विज्ञान पूछेगा तो आप ध्यान रखेंगे वाटसन, स्किनर को स्वीकार किया गया। ठीक है, तो आपको एक क्रम ध्यान रखना है। तो परीक्षा में टिप्स जान लीजिए। सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले आत्मा आया, तब मन आया, तब चेतना आया, और अभी क्या चल रहा है हम लोगों का? व्यवहार चल रहा है। ठीक है ना, तो आप ये क्रम याद रखेंगे। हम लोग अच्छे से डिटेल से व्याख्या करते हुए चलेंगे। और ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसको ध्यान में रख के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में रखा गया है। तो चलिए देर ना करते हुए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं? तो शिक्षा मनोविज्ञान के जनक जो हैं वो आप ध्यान रखेंगे एडवर्ड एल थॉर्नडाइक हैं। ठीक है, इनको प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक माना जाता है। और इसमें यह भी पूछा जाता है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी जो 1903 में इन्होंने लाया था, कभी कभी ये दे देता है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी किसकी पुस्तक है। तो ध्यान रखेंगे ये एडवर्ड एल थॉर्नडाइक की है। इन्होंने इसमें अधिगम के 3 नियम बताए थे, जिसमें बताया था कि तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। तो ये भी पूछ देता है। ठीक है, इससे शिक्षा में बहुत क्रांति आई थी उस टाइम। और विलियम जेम्स का पूछेगा तो ये आधुनिक मनोविज्ञान के जनक हैं, तो इसमें भूलना नहीं है। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा मैं आपको टिप्स बता देता हूँ। अगर थॉर्नडाइक पूछेगा तो थॉर्नडाइक में क्या हो जाएगा, प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक और पशु मनोवैज्ञानिक, इनको आप ध्यान रखना है। बट अगर पूछ देगा कि आधुनिक मनोवैज्ञानिक तो विलियम जेम्स, तो इनमें क्लियर हो जाना है आपको। ठीक है, डाउट न रहे। आगे हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 3, विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो आप ऑप्शन देख रहे हैं, विकास एक सतत प्रक्रिया है, विकास मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों होता है, विकास केवल परिपक्वता का परिणाम है, और विकास सिर से पैर की ओर होता है। इसमें बोला है गलत क्या है? तो गलत जो है वो आपका सी हो जाएगा, विकास केवल परिपक्वता का परिणाम है। ये गलत है। विकास केवल परिपक्वता का परिणाम नहीं है, बल्कि आप ध्यान देंगे परिपक्वता के साथ अधिगम की भी प्रक्रिया दोनों एक साथ चलती है। विकास बहुयामी होता है और जीवन पर्यंत चलता है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे, यानी कि सतत चलता है। ठीक है, और हाँ, ये सिर से पैर की ओर चढ़ता है, तो सिर से पैर की ओर इसका विकास होता है, यानी सिफेलोकॉर्डल का सिद्धांत आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब देखिए विकास का आप एक क्रम ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में अगर अभी पूछ भी देता है, विकास बराबर वंशानुक्रम इनटू वातावरण, मतलब कि हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट। तो इसको आप ध्यान रखेंगे कि विकास चलता कैसे है, तो वंशानुक्रम के साथ साथ वातावरण को लेकर चलता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, जीन पियाजे के अनुसार तार्किक चिंतन किस अवस्था में प्रारंभ होता है? तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में लॉजिकल थिंकिंग जो होती है वो चालू हो जाती है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल जान लेते हैं। तार्किक चिंतन का प्रारंभ जो होता है वो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज यानी 7 से 11 वर्ष में होता है। 0 से 2 जो इंद्रिय गामक होता है, जिसमें बच्चा क्या करता है, इंद्रियों से सीखता है। देखिए, लेकिन अगर अब देखेंगे तो मूर्त अवस्था का मतलब होता है, मूर्त का मतलब आपके सामने, ठीक है, प्रत्यक्ष होता है। तो बच्चा बस प्रत्यक्ष जो सामने चीजें होती है उसी की थिंकिंग करता है। बट अगर अमूर्त आएगा तो अमूर्त का जो अवस्था है आप ध्यान रखेंगे 11 से 15 वर्ष से। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, जिसमें बच्चे को ध्यान में रहेगा कि तारे कैसे होते हैं, तारे, पृथ्वी कैसे घूमती है, नदियां कैसे निकलती हैं। ये सारी चीजें अमूर्त अवस्था जो हमारे सामने भी नहीं है, बट झरनों से कैसे पानी निकलता है, ये सब चीजें उसके दिमाग में जो आएगी वो 11 से 15 वर्ष की अवस्था है। ठीक है, तो मूर्त वस्तुओं का तर्क क्या है, 7 से 11 वर्ष, और अमूर्त का 11 प्लस, इसको आप ध्यान रखेंगे। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों के स्वतंत्र रूप से कार्य करने के स्तर और किसी वयस्क की मदद से कार्य करने के स्तर के बीच के क्या अंतर है? तो आप ध्यान रखेंगे बच्चों के जो स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं और वयस्क की मदद से कार्य करते हैं उसको क्या बोलते हैं? जेडपीडी, यानी कि जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, इसको हिंदी में बोलते हैं समीपस्थ विकास का क्षेत्र। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। समीपस्थ विकास का क्षेत्र होता है
जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है वह दायरा है जहां बच्चा देखिए स्वतंत्र रूप से जो कर सकता है वह किसी अनुभवी व्यक्ति जैसे मोर नॉलेज टू अदर किसी की सहायता लेके करता है। तो जो अस्थायी सहायता दी जाती है, अगर किसी ने अस्थायी सहायता दी तो उसको तो बोलते हैं स्कैफोल्डिंग, और उसके बीच का जो अंतर है उसको क्या बोलते हैं, जेडपीडी यानी कि समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा और देख लीजिए। जेडपीडी का मतलब क्या है, एरिया, और स्कैफोल्डिंग का मतलब क्या हो गया, सहायता। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। अधिगम के प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो एडवर्ड एल थॉर्नडाइक है। इसको आप ध्यान रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका पीडीएफ चाहिए तो आप फुल टॉस के टेलीग्राम चैनल पर जाके ले सकते हैं। तो अधिगम के प्रयास एवं त्रुटि पूछेगा तो आप ध्यान रखेंगे सीधे ई एल थॉर्नडाइक। ठीक है, इन्होंने ही एसआर थ्योरी दिया था, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। और ये इससे पूछ भी देगा कि इन्होंने भूखी बिल्ली पे प्रयोग किया था, बिल्ली के बारे में किसने प्रयोग किया था, तो ये भी पूछता है। इसके बाद आप ध्यान रखेंगे, इन्होंने बताया था कि अधिगम क्या है, क्रमिक प्रक्रिया जिसमें बार बार प्रयास करने से त्रुटियां कम होती है और सही अनुक्रिया का उद्दीपक के साथ संबंध होता है। ठीक है, तो आपको डिटेल नहीं भूलना है, अच्छे से पढ़ के जाना है। अब देखिए थॉर्नडाइक के 3 नियम भूलना नहीं है, जिसमें पहला है क्या है, तत्परता का नियम, फिर अभ्यास का नियम, उसके बाद क्या है, प्रभाव का नियम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 7। एक बालक जिसे कुत्ते ने काट लिया है, अब वह कुत्ते को देखकर डरता है। पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, जिसको क्लासिकल कंडीशनिंग बोलते हैं, इसके अनुसार कुत्ता यहाँ क्या है, तो कुत्ता क्या है, आप ध्यान देंगे, अस्वाभाविक उद्दीपक। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। कुत्ता मूल रूप से डरने का कारण नहीं था, लेकिन जब काटने के साथ साथ जुड़ने के कारण जब कुत्ता क्या हो गया, कंडीशन स्टिमुलस बन गया। ठीक है, जिससे बच्चा देखकर डरने लग गया। इसी को साचर्य का नियम भी बोलते हैं, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो हो जाएगा आपका 8। क्रिया प्रसूत अनुबंधन यानी ऑपरेंट कंडीशनिंग सिद्धांत के अधिगम का मुख्य आधार क्या है, तो ये है पुनर्बलन। ठीक है, रेनफोर्समेंट जिसको बोलते हैं। ऑपरेंट कंडीशनिंग यानी क्रिया प्रसूत अनुबंधन, तो इसको भी आपको भूलना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार रिपीट करता है। देखिए बीएफ स्किनर के क्रिया प्रसूत सिद्धांत यानी कि आरएस थियरी में पुनर्बलन सबसे महत्वपूर्ण है। इन्होंने बताया था कि प्राणी पहले अनुक्रिया करता है। ठीक है, यदि परिणाम उसको पॉजिटिव दिखता है तो क्या करता है, उसको मन करता है कि मैं अगर कुछ पॉजिटिव में पढ़ रहा हूँ, अगर मेरा रिजल्ट अच्छा आता है मुझे और करने का मन करेगा, तो दोहराने की संभावना बढ़ जाती है। स्किनर ने चूहे और कबूतर पर प्रयोग किए थे, ये भी जान लीजिएगा, क्योंकि पूछ देगा कि निम्नलिखित में से किसने चूहे पर और कबूतर पर प्रयोग किए थे। ठीक है, अब स्किनर का सिद्धांत का याद करने का तरीका, सबसे पहले रिस्पॉन्स आया था और उसके बाद क्या आया था, स्टेमुलस यानी रेनफोर्समेंट आया था। तो एसआर थियरी आपने क्या पढ़ा था, एसआर थियरी आपने पढ़ा था कि एडवर्ड एल थॉर्नडाइक। बट अगर आरएस थियरी जस्ट इसके पहले आ जाए तो आरएस थियरी क्या था, स्किनर है। ठीक है, तो भूलना नहीं है। ये सब का सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत का सही क्रम, इसका क्रम आप ध्यान रखेंगे। सबसे पहले अवधान आया था, तो अवधान किस में है, तो सी में। देखिए सी में है और ए में है। उसके बाद धारणा है, तो धारणा किस में है, इसका ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा। सबसे पहले अवधान, तब धारणा, फिर पुनरुत्पादन, अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा को आप सबसे क्या करेंगे, लास्ट में करेंगे। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। बंडूरा बोबो डाल प्रयोग के अनुसार व्यक्ति दूसरों को देखकर सीखता है। ठीक है, इन्होंने 4 चरण बताया। सबसे पहले अटेंशन, जिसमें ध्यान दिया जाता है, फिर रिटेंशन जिसमें याद करना, फिर रिप्रोडक्शन यानी दोहराना, और फिर मोटिवेशन मतलब पुनर्बलन मिलना। ठीक है, तो आप अगर इंग्लिश में याद रखेंगे तो ज़्यादा ईजी पड़ेगा इसको, क्योंकि अवधान धारणा में हो सकता है कि आप थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो। बट अगर ध्यान रखेंगे तो ARRM जो मैंने ट्रिक बनाई है, जिसमें अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन और मोटिवेशन, इससे आप ध्यान रखेंगे। सबसे पहले अटेंशन आता है, फिर रिटेंशन आता है, फिर रिप्रोडक्शन और फिर मोटिवेशन आ जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 है। कोहलर का सूझ का सिद्धांत किस विचारधारा से संबंधित है, तो आप ध्यान रखेंगे गेस्टाल्टवाद से संबंधित है। ठीक है, कोहलर का सिद्धांत। अब कोहलर के सूझ सिद्धांत के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत गेस्टाल्टवाद समग्रवाद पर आधारित है। गेस्टाल्टवादियों में देखा जाए तो वर्दिमर थे, कोहलर थे और कोफका थे। ये भी बोल दिया जाए कि इनमें से गेस्टाल्टवादी वादियों में कौन कौन से मनोवैज्ञानिक थे, तो वर्दिमर, कोफा और कोहलर, इनको भूलना नहीं है। प्राणी समस्याओं को टुकड़ों में नहीं बल्कि एक होल रूप में देखता है। अचानक समाधान का मस्तिष्क में आना ही सूझ। चिंपैंजी के सुल्तान पे जब उन्होंने प्रयोग किया था तो बताया था। अब देखिए मैं कुछ परीक्षा के टिप्स बता देता हूँ। गेस्टाल्ट एक जर्मन शब्द है। गेस्टाल्ट का मतलब होता है होल, समग्र या पूर्ण आकार का। पूर्ण का अंश और शिक्षण सूत्र इसी पर आधारित होता है, तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 है। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, तो स्पीयरमैन, इनको आपको भूलना नहीं है।
इन्होंने बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत दिया था। ठीक है, 1904 में बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत दिया था और इनके अनुसार दो कारक होते हैं, एक होते हैं बुद्धि के जी फैक्टर और एक होते हैं एस फैक्टर। मतलब कि जी फैक्टर मतलब जनरल सामान्य कारक और एस फैक्टर मतलब स्पेसिफिक मतलब विशिष्ट। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, बुद्धि लब्धि का सर्वप्रथम सूत्र किसने दिया था? तो बुद्धि लब्धि का सर्वप्रथम सूत्र देखिए दो टाइप का आया। पहले आया था IQ बराबर मेंटल एज अपॉन क्रोनिकल एज। ठीक है, मेंटल एज अपॉन क्रोनिकल एज, ये फार्मूला जो दिया था वो विलियम स्टर्न ने दिया था, बट उसके बाद सुधार करके मल्टीप्लाई बाय 100 जब आया तो ये लुईस टर्मन ने दिया था। टर्मन इसमें है, हाँ लुईस टर्मन ने दे दिया। इन्होंने 100 का मल्टीप्लाई करके दिया, बट अगर पहले पूछेगा कि बिना फार्मूला के सर्वप्रथम अगर पूछ दिया तो विलियम स्टर्न पे आप जाएंगे। ठीक है, आप नीचे व्याख्या देख सकते हैं, मेंटल एज अपॉन क्रोनिकल एज इंटू 100। ठीक है, अब इसमें डेट भी आप याद रख सकते हैं। मेंटल एज सबसे पहले बिने ने 1908 में दिया था। IQ का सूत्र पूछेगा तो स्टर्न ने दिया था और IQ में मल्टीप्लाई करके दे दिया तो टर्मन ने दिया था। ठीक है, तो इनको भूलना नहीं है। मेंटल एज शब्द किसने दिया? तो बिने ने, अल्फ्रेड बिने ने। सूत्र किसने दिया? तो स्टर्न ने। और उसके बाद IQ में मल्टीप्लाई करके किसने दिया? तो टर्मन ने दिया। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 13 है, बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार एक अच्छे कवि में कौन सी बुद्धि अधिक होगी? तो भाषाई बुद्धि सबसे अधिक होती है अच्छे कवि में, तो इस पे आप सी पे जाएंगे। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 14, व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया था? तो सिगमंड फ्रायड ने दिया था। तो ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। अब इसके बारे में आप चाहें तो डिटेल देख सकते हैं। सिगमंड फ्रायड ने व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया था और इन्होंने मानव मन को तीन अवस्थाएं बताई थी, चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। ठीक है, व्यक्तित्व के तीन घटक बताए थे जिसमें था इड, ईगो, सुपर ईगो। ठीक है, सुखवादी, यथार्थवादी और आदर्शवादी। तो इसको आप ध्यान न देके सबसे पहले ध्यान रखेंगे तीन घटक में इड ध्यान रखिए, इंग्लिश वाला वर्ड, ईगो और सुपर ईगो आपको याद रहेगा। तो तीन इन्होंने व्यक्तित्व के घटक बताए थे। ठीक है, अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट। इसमें थोड़ा सा ये भी देख लीजिए, इड जो होता है राक्षस प्रवृत्ति का, ईगो मानव प्रवृत्ति या फिर संतुलन, और सुपर ईगो देवता प्रवृत्ति। ठीक है, इस पे आप ध्यान रखेंगे। पेडागोजी सेक्शन इसी से बनता है। नेक्स्ट है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण यानी कि TAT, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट का निर्माण किसने किया? तो मॉर्गन और मुरे ने किया था। तो ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। इसमें हम लोग देखते हैं आगे। TAT 1935 में मॉर्गन और मुरे द्वारा विकसित एक प्रक्षेपी यानी प्रोजेक्टिव व्यक्तित्व परीक्षण है। इसमें कुल 31 कार्ड होते हैं। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछता है कि इसमें कितने कार्ड होते हैं, तो 30 चित्र वाला होता है और एक जो खाली होता है। ठीक है, और ये परीक्षण 14 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों के लिए उपयोगी है क्योंकि ये अचेतन मन का अध्ययन करता है। ठीक है, तो TAT यानी मॉर्गन और मुरे वयस्कों के लिए, और CAT अगर पूछ देगा तो लियोपोल्ड बेलॉक, ये भी आपको आगे देखने को मिलेगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। एक विद्यार्थी परीक्षा में असफल होने पर कहता है कि पेपर ही आउट ऑफ सिलेबस था। यह कौन सी रक्षा युक्ति है, डिफेंस मैकेनिज्म है? तो इसको बोलते हैं रैशनलाइजेशन। ठीक है, अब इसका आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। इसके बारे में भी आपको डिटेल बता देता हूँ। देखिए, युक्तिकरण यानी कि रैशनलाइजेशन में व्यक्ति अपनी असफलता को तार्किक या झूठे बहाने बनाता है। ठीक है, जैसे कि अंगूर खट्टे हैं। जबकि प्रक्षेपण में गलती दूसरों पर थोपी जाती है, नाच न जाने अंगान टेढ़। तो बहाने बनाना अगर पूछ दिया तो युक्तिकरण, और अपनी कमी दूसरों पर थोपना इसको क्या बोलते हैं? प्रक्षेपण। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 17 है, मैस्लो के आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत में सबसे निम्न स्तर की आवश्यकता कौन सी है? अब ध्यान रखेंगे शारीरिक आवश्यकता, जो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब्राहम मैस्लो ने 5 आवश्यकताएं पिरामिड रूप में बताई थी। सबसे पहले बताया था उन्होंने शारीरिक, जिसमें भूख प्यास, उसके बाद सेफ्टी बताया था, फिर प्रेम बताया था, फिर सम्मान, और सबसे उच्च स्तर पे आप ध्यान रखेंगे आत्मसिद्धि होती है। तो नीचे से ऊपर का क्रम आपको याद रखने के लिए ध्यान रखेंगे, सबसे अंत में व्यक्ति में क्या होती है? आत्मसिद्धि यानी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन प्राप्त करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। सीखे गए ज्ञान, कौशल या विषय का अन्य परिस्थितियों में उपयोग करना क्या कहलाता है? तो इसको बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। कोई भी ज्ञान हम सीखते हैं उसको कुछ और में प्रयोग करते हैं तो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग बोलते हैं। इसमें भी 2-3 चीज़ आप सीख सकते हैं। अगर मुझे पुराने सीख से कुछ अच्छा मिला आगे तो ये पॉजिटिव हो गया। अगर मैंने कुछ ये सीखा है इससे आगे कुछ फायदा नहीं होने वाला, नुकसान होता है, तो निगेटिव लर्निंग। और जब मैंने ये चीज़ सीख ली, कोई चीज़ पुरानी, और नया चीज़ सीख रहा हूँ तो इस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, तो क्या हो जाएगा? ये जीरो लर्निंग हो गया। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। सृजनात्मकता का मुख्य रूप से किससे संबंध है? तो अपसारी चिंतन यानी डाइवर्जेंट थिंकिंग। ठीक है,
तो ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। ठीक है। जेपी गिलफोर्ड के अनुसार सृजनात्मक का संबंध अपसारी चिंतन यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग से है, जिसमें एक समस्या के अनेक समाधान सोचे जाते हैं, जबकि अभिसारी चिंतन का संबंध से है, मतलब कि बुद्धि इंटेलिजेंट से है, जहां एक ही सही उत्तर पर जोर दिया जाता है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, डाइवर्जेंट थिंकिंग मतलब विस्तृत प्रकार। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। डिसलेक्सिया किस प्रकार के अधिगम अक्षमता है? तो ध्यान रखेंगे पढ़ने से संबंधित है। डिसलेक्सिया मतलब समझ लीजिए कि हमें पढ़ने में दिक्कत हो रही है, कुछ उच्चारण करने में दिक्कत हो रही है, तो ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें इसमें आप देख सकते हैं कि डिसलेक्सिया पठन वैफल्य है, जिसमें बच्चों को अक्षरों को पहचानने पढ़ने में कठिनाई होती है। बी को डी पढ़ना, 100 को वाच पढ़ना। आप देख रहे हैं बी को डी पढ़ रहा है, तो ये चीज़ जब हमें दिक्कत होती है, इसको डिसलेक्सिया जब हम क्या बोलते हैं, जब पढ़ने में हमें परेशानी होती है। डिसकैलकुलिया जब हमें कैलकुलेशन में परेशानी होती है, और डिसग्राफिया जब हमें लिखने में परेशानी होती है। ठीक है। टेप का क्रम ध्यान रखेंगे। तो पार्ट 1 में हम आज बीसी करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में हम टॉप 20 में मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, ऐसे ही मैं डिटेल व्याख्या लेकर लगातार ये सीरीज कंटिन्यू रखने वाला हूँ। तो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।